एस्ट गुरु चैनल के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम इस विषय में जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि भाग्य का उदय कब कहाँ पर होगा, घर में होगा या प्रदेश में होगा या फिर विदेश में होगा। सबसे पहले हमको इसमें ये जानना होगा कि जन्म कुंडली में राशियों के भाव संज्ञाएं, जैसे राशियों की 3 संज्ञाएं हैं, चर, स्थिर, द्विस्व भाव। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि अगर आप मूलतः जन्म कुंडली देखना जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में जो राशियां हैं उनको जरूर जानें। देखिए 12 राशियां होती हैं, जिसमें से मेष, कर्क, मकर, तुला ये चर राशियां हैं। ठीक है। वृश्चिक, कुंभ, वृष और जो सिंह राशि है ये स्थिर है। अब द्विस्वभावी कौन कौन सी हैं? कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि और मिथुन राशि, ये हो गई द्विस्वभावी राशियां। तो चर का मतलब होता है चलना फिरना, यानी कि अस्थिर, और स्थिर का मतलब होता है कि एक जगह टिक करके जिस स्थान पे जातक का जन्म हुआ है वहीं से जुड़े हुए ग्रहों का अनुमान करना चाहिए। तो इस विषय को जानने से पहले हमने ये बताना अनिवार्य समझा कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हम किस जगह पर देश में, विदेश में, प्रदेश में रह करके भाग्योदय हमारा होगा या फिर किस प्रकार से होगा, तो आइए हम इस विषय को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने ग्रहों में ध्यान से विचार करेंगे कि चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो शीघ्रगामी हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी राशियां बदलते हैं, जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में ही बदल देता है। तो ऐसे महीना, सवा महीना में जो जल्दी जल्दी राशियां बदल दे उनको शीघ्रगामी ग्रह कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बुध, चंद्रमा और शुक्र ये शीघ्रगामी ग्रह हैं, इसलिए इनको चर ग्रह कहा जाता है। तो राशियों को चर, स्थिर और दुस्वभाव किस तरह से है, इनको जानना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं सभी अपने प्यारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मूल रूप से यदि आप पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे इस बटन में, ज्वाइन बटन में जाकर के अपना सदस्यता लेनी चाहिए, और फिर जब हम लाइव आएंगे तो आपको जो आमने सामने वीडियो के द्वारा बताएंगे उसका बहुत बड़ा असर होगा आपके दिमाग पे, क्योंकि ये हम ऑडियो से आपको दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम सांकेतिक भाषा में आपको समझा सकते हैं। ठीक है। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव ये जानना बड़ा आवश्यक है। मान लीजिए आपको जानना है कि हम देश में रह करके कर्म करेंगे, भाग्योदय होगा, या विदेश में। सबसे पहले कुछ बातें यहां पर हम जान लेते हैं। अगर जातक हो या जातिका का लगन चर राशि हो और लगन का मालिक, उसको बोलते लग्नेश, वो भी चर राशि में बैठा हो, या फिर चर ग्रह से दृष्ट हो,
तो ऐसे आदमी को विदेश में भाग्य उदय का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर लग्न और लग्नेश स्थिर राशि हो और उन पर स्थिर ग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो, तो जातक या जातिका अपने देश में ही भाग्योदय प्राप्त करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एकादशेश यानी कि 11वें घर का मालिक जिस राशि में हो, या फिर एकादशस्थ राशि की जो दिशा हो, मान लीजिए एकादश यानी 11वें स्थान पर मेष लग्न आता है और मेष लग्न की दिशा है पूर्व, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व दिशा में जाकर के भाग्योदय हासिल होगा। उसी दिशा में भाग्य का उदय होता है। ठीक है, मतलब यह है, अभिप्राय यह है कि यदि किसी की कुंडली में केवल चर ग्रह का ही योग पाया जाए, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है, तो अवश्य अनुमान करना होगा कि ऐसे जातक या जातिका को विदेश में ही भाग्योदय यानी भाग्य अजमाना चाहिए। चलिए दूसरा प्रकरण ले लेते हैं। एक भी शब्द को मिस मत करिएगा। द्वादशेश, जिसको बेश भी कहते हैं, द्वादशेश अगर पाप से युक्त हो, पाप युक्त होने से और बे स्थान में पाप ग्रह का योग या दृष्टि रहने से जातक को देश देशाटन में जाना आना पड़ता है, यानी देशाटन करना पड़ता है, भ्रमण संबंधी कर्म करता है। जैसे व्यय स्थान के स्वामी जो भी हो, मान लीजिए आपका मिथुन लग्न है, तो व्यय स्थान के स्वामी, व्यय स्थान पर राशि आएगी 2 यानी वृष, तो उसके स्वामी हो गए शुक्र। ठीक है, तो व्यय स्थान के स्वामी और शनि, इनके कारण दूर भ्रमण का विचार किया जाता है। इस कारण 12 द्वादश में चर ग्रह रहने से, यानी 12वें घर में चर ग्रह रहने से, चंद्रमा, बुध, शुक्र, द्वादश राशि चर संज्ञक होने से, मान लीजिए तुला राशि है 12वें घर में, तो चर हो गई। तो चर संज्ञक होने से अथवा द्वादश स्थान में खष्ठेश और अष्टमेश के रहने से और उसमें शनि का योग या दृष्टि रहने से ऐसे व्यक्ति को अनेकानेक देशों में भ्रमण का योग बन जाता है। ठीक है, हम आपको कुछ उदाहरण के हिसाब से समझा तो रहे हैं, अगर आप समझ रहे होंगे तो कहने का मतलब है शनि देर और सवेर आपको दूर देश में ले जाकर के व्यवसाय प्रदान करेगा, भ्रमण का बोध कराता है। द्वादशेश चर हो और शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को बाहर रह करके भाग्य उदय की प्राप्ति होती है। तो कहने का भाव ये है कि भाग्य का उदय का कारण कुछ चीजों से और विचार करना चाहिए। अगर आपको विदेश यात्रा संबंधी देखना है कि हम विदेश में जाकर के किस्मत आजमाएं, क्या ठीक रहेगा या नहीं, तो विदेश यात्रा के संबंध में कौन सा घर देखना चाहिए? तीसरा घर, 7वां घर और
नाइन्थ हाउस यानी नवा घर, और 12वां, ये 4 स्थानों से भी विदेश का विचार किया जाता है। ठीक है, तो उसमें विशेषता एक चीज और मैं कहूंगा कि यदि आपका चतुर्थेश जो मातृभाव का कारक है, यदि वो भी चर है, तो आप अपनी जन्मभूमि अवश्य ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें तृतीय, 7वां, 9वां और 12वां, ये 4 घरों से विदेश का विचार करना चाहिए। अच्छा, अगर तृतीय स्थान की स्थिति को देखा जाए तो तृतीयेश पराक्रमेश होता है, और पराक्रमेश यदि चर में है तो ऐसे व्यक्ति को अपना पराक्रम विदेश में, प्रदेश में जाकर के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, खास तौर से 7वें स्थान में जो ग्रह हैं उसके अनुसार भी आपको देश विदेश का अनुमान करना होगा। और ज्यादा दूर जाते हैं तो 9वें घर से विचार करना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा दूर जाना चाहते हैं, मान लो अमेरिका, कनाडा, तो 12वें घर से विचार करना चाहिए। 7वां घर जो होता है वो व्यापार का स्थान भी होता है। 7वें स्थान की यात्रा अक्सर कार्यवश ही होती है। 9वां स्थान धर्म का स्थान है, इस कारण इस यात्रा का तात्पर्य तीर्थ आदि से बहुतांश में संबंध रखता है। चलिए एक और प्रकरण देते हैं। लग्नेश यानी लगन का मालिक जिस स्थान में हो, ठीक उसके 12वें स्थान का पति यदि लग्नेश का शत्रु हो, नीच हो या दुर्बल हो, तो ऐसा जातक अथवा जातिका विदेश यात्रा करता है। मैं फिर से कह देता हूं, मान लीजिए लग्नेश आपका कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न का स्वामी हो गया शनि, उसको बोलते हैं लग्नेश। तो लग्नेश आपका शनि अगर 4थे घर में बैठा हुआ है यानी वृष राशि में, तो वृष से ठीक 12वां स्थान आपको देखना होगा। 12वां स्थान मेष बनेगा। ठीक है, अगर मेष राशि पर सूर्य बैठा है, क्योंकि सूर्य शनि की शत्रुता है, या फिर नीच में नीच की राशि का हो, या फिर द्वादशेश दुर्बल हो, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति को भाग्य उदय, कर्म का उदय इस हिसाब से देखना चाहिए। मान लीजिए आपके भाग्य का स्वामी कुंडली कुंभ की है, फर्ज कीजिए कुंभ की कुंडली में 7वें घर सिंह लग्न बनता है, 8वें घर में कन्या और 9वें घर में तुला लग्न बनता है। तो तुला लग्न का कारक ग्रह हो गया शुक्र। यदि शुक्र चर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बाहर भाग्य उदय करवाता है। अब हम आपको कुंडली भी एक दिखा देते हैं कि इस व्यक्ति को अपने गांव और प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, और बाहर जाकर के इस व्यक्ति ने, इस जातक ने अपने भाग्य का उदय देखा। आइए हम उस कुंडली के ग्रहों पे थोड़ा अनुमान कर लेते हैं। ठीक है, तो भी आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो अब
इस कुंडली को आप ध्यान से देखिए। लग्न और द्वादशेश कौन है? शनि है। अब शनि मेष राशि में तीसरे घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, ठीक है। और शनि से ठीक 12वें घर में अगर देखा जाए, शनि लगन में आ गया अगर, तो शनि के ठीक 12वें घर में यहाँ का स्वामी यानी मीन, जहाँ 12 लिखा हुआ, यहाँ की राशि का मालिक है बृहस्पति। अब बृहस्पति की दृष्टि देखिए शनि के ऊपर पड़ रही, चंद्रमा के ऊपर पड़ रही। बृहस्पति कहाँ बैठा है? चर में बैठा हुआ है, चर राशि यानी तुला राशि में बैठा हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि को छोड़ करके बाहर रहता है। यह व्यक्ति जन्मभूमि से अलग रहता है। और किस क्षेत्र से इस व्यक्ति को ख्याति मिली? धार्मिक क्षेत्र से, क्योंकि नवा घर धार्मिक क्षेत्र है, यहां से भाग्योदय हुआ। और भाग्य का कारक शुक्र बैठे हुए हैं छठे घर में, छठे घर में बैठे, वो भी चर राशि में बैठे हुए हैं। अर्थात इस व्यक्ति को विवाह के बाद धार्मिक स्तर पे पत्नी के माध्यम से बाहर जाकर के रहना पड़ा, और ये एक मजबूत स्थिति बना रहा है। शनि चंद्रमा की युति, बुध सूर्य मंगल शुक्र, ठीक। बृहस्पति शनि को भी देख रहे हैं, और बृहस्पति पंचमेश बुध को भी देख रहे हैं, और बृहस्पति सप्तमेश सूर्य को भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि विवाह के बाद बाहर जाकर के इस व्यक्ति को भाग्योदय हुआ धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। ये प्रवक्ता है, यहां तक एस्ट्रोलॉजर भी है। तो ऐसे कुंडली के हिसाब से आपको हमने उदाहरण दिया कि आप देख लें कि भाग्योदय का कारण क्या बना। यदि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं तो आप जान सकते हैं कि भाग्य आपका अपने जन्म स्थान पर उदय होगा या फिर बाहर जाकर के उदय होगा। मेरा बताने का इस अंक में यही मतलब था कि भाग्योदय का कारण समझा जाए। आगे आप क्या जानना चाहते हैं, अपनी टिप्पणी हमें जरूर दीजिएगा। हम आपको और भी कई योग पर चर्चा देंगे, लगातार बने रहिए। तो बस इस एस्ट्रो गुरु चैनल पे सीखने के लिए आते रहिए और एक दूसरे के साथ हम परामर्श करते रहें। तो बस लेते हैं विदा, पुनः किसी योग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।